गप्पू सा मौलवी जो है, खा खा के इसके गाल देखो कैसे बाहर आ गए हैं। और ये मुंह में क्या ले रहा है? अच्छा, खुला है मुंह। ओके, ये देखिए। जन्म दिया तो नाजिया इलाही खान एक मरतबा हमारे जैसे मौलवियों से बैठ गए। मैंने तुम्हारा बायोडाटा निकाला, ये लड़की अपने बदन को बेचती। ये कितना बेगैरत है। ये है किधर का नाजिया जी? ये पश्चिम बंगाल का है। ये पश्चिम बंगाल में एक फुरफुरा शरीफ करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां पर के आसपास का है। और ये मजलिस इस्लाम हो रहा है। इसकी पूरी वीडियोस मैंने निकाली है, पूरी वीडियो मैंने निकाली है। और ये मजलिस इस्लाम हो रहा है जहां पर मुसलमानों के साथ कन्फ्रंटेशन किया जाता है और सुन्नत रसूल बताई जाती है। तो सुन्नत रसूल के बीच में नाजिया इलाही खान अपना बदन बेचती है, ये कब इस्लाम की किताब में लिखा दिया गया, ये मुझे पता नहीं चला। अब इससे मैंने 2 सवाल किया है, एक नोटिस भेज करके। पहला सवाल मेरा है, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा है क्योंकि इनकी फितरत ही यही है, ये ठरकी होते ही है, इनका जन्म से अधिकार है ठरकबाजी करना। तो 2 सवाल मैंने इनसे पूछा है। एक कि क्या जहां पर मैं जिस्म बेचती हूं ये वहां पर आना जाना करता है या दलाली का काम करता है? पहला एक सवाल है, क्योंकि कौन क्या करता है ये किसी के बारे में कोई कैसे बता सकता है? इतने जजमेंटल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है कि मैं जहां पर जिस्म बेचती हूं वहां पर ये आना जाना करता होगा। दूसरा सवाल मैंने इससे किया है कि कुरान के किस पारा और किस जगह पर ये लिखा हुआ है कि सुन्नत रसूल का तबसरा करते वक्त मुसलमानों की भीड़ में आप एक औरत को प्रोस्टिट्यूट बोलो और जिस्म बेचने वाली बोलो, ये अनुमति, ये परमिशन, ये अथॉरिटी कुरान ने इसको कब और कहां पर दे दी? अल्लाह ने दिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया, हजरत इब्राहिम ने दिया, हजरत यूसुफ ने दिया, कौन से प्रॉफिट ने दिया है? ये मैंने इससे 2 सवाल किए हैं, एक नोटिस भेज करके। अब ये हो गया है लापता स्ट्रीट। अब इसका कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा है, ये ऐसा गायब हो चुका है कि मैं इसको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तीसरी चीज मुझे इसकी बहुत बुरी लगी है, इसने जब ये वीडियो अपलोड किया था तो इसने मेरे बेटे की तस्वीर डाल दी थी। मेरे बेटे का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, फिर इसने मेरे बेटे को इस्तेमाल क्यों किया? अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए। ये तो तीसरा केस बनता है। हाँ, केस तो मैंने कर दिया है, पर ये लापता है। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत इजी है, जो औरतें बहुत एडुकेट है उनको टारगेट करना। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे मुस्लिम मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने अब मेरे पीछे कुछ मुसलमान लड़कों को लगाया हुआ है कि मेरे होगा, मेरे ऊपर एसिड अटैक होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। तो और पश्चिम बंगाल के सरकार की जो पुलिस है उसमें जितने भी मुसलमान टाइप के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये लोग शायद कन्विंस कर पाते हैं एफआईआर करने के लिए, लेकिन इनके ऊपर एफआईआर अब तक नहीं हुआ है। हाँ, मैंने कोर्ट से अपना जो स्टेप लेना था वो मैंने लिया है, थ्रू कोर्ट लिया है, मैंने डेफेमेशन नोटिस भेजा है, पर अब तक पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया है। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल था उसका जवाब मौलवी के बदले मैं ही आपको दे देता हूं। ये जो सीख है, किसी भी फीमेल को, किसी महिला को, किसी औरत को प्रोस्टिट्यूट का लेवल तक लेके आ जाना, ये असल में सीख इनको मिलती है खुद हमारे प्यारे द बेस्ट रोल मॉडल से। बेस्ट रोल मॉडल ने फरमाया है कि जो औरत खुशबू लगा के बाजार जाए वो प्रोस्टिट्यूट जन्नत में कहलाएगी। हाँ, और उसकी नीयत ऐसी है कि कोई दूसरा उसकी खुशबू को सूंघे तो वो जानिया है। और यही तो स्टेटमेंट, यही चीज गधे का मुंह लगा के घूमे क्या? लोग बाहर में रहते हैं, धूप बारिश बरसात सबको सामना करना पड़ता है, दिन भर हम लोग गैदरिंग में जाते हैं, तो किसी को तकलीफ देकर क्या फायदा है? बदन की बदबू सुखा करके क्या फायदा है? माउथ फ्रेशनर यूज करना चाहिए, परफ्यूम यूज करना चाहिए। अब गधे का मुंह लगा के तो नहीं घूम सकते ना।
तो वो जो जिहादन जो आप पे सवाल उठाती है, तो उनको फिर ये इस्तेमाल करना चाहिए, गधे का मुंह, दो शायद टिप्पा जो है। अच्छा, गधे का नहीं यार, गधे का नहीं, मैं तो कहता हूं कि ऊंट का इस्तेमाल कर ले, वो तो पीने के लिए भी रसूलुल्लाह ने प्रिस्क्राइब किया था। अरे तो गधा छोड़ो, नहीं मजाक पसंद है तो का ना कर ले, अपने खाविंद का ना कर ले, वो ज्यादा बेस्ट नहीं होगा, सीधा जन्नत चले जाएगी। अरे यार, तो ये सीख जो है इस तरीके की, ये खुद द बेस्ट रोल मॉडल के जरिए से इनको मिलती है, और वही सीख जो है ये लोगों के सामने बयान करते हैं। आप देखिए परफ्यूम के ऊपर, आप अक्सर अगर वीडियोस उठा के देख ले, आप जाकिर नायक का वीडियो मैंने पहले चलाया हुआ है वीडियो, आप वो एडवोकेट फैज साहब का वीडियो उठा के देख लीजिए, आप तारिक जमील ये तारिक मसूद का वीडियो उठा के देख लीजिए। परफ्यूम, क्या औरतें खुशबू लगा सकती है, इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे, और मुफ्ती तारिक मसूद तो साहिल कॉन्डम के बारे में भी खुलेआम बात करते हैं। हाँ जी, उनका कहना है मुफ्ती तारिक मसूद का कि जुबान पे अगर पॉलीथीन लगा लिया जाए तो क्या खाने का स्वाद आएगा, तो उसी तरीके से अगर कॉन्डम लगा करके अगर जिस्मानी ताल्लुक किया जाए तो क्या स्वाद आएगा, ये मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं। तो तारिक मसूद साहब ने फिर हो सकता है कि इस्तेमाल करके देखा होगा, और उनको और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है साहिल, कि हम जब पाकिस्तान के पाखंडी, पाकिस्तान के जाहिले आजम, पाकिस्तान के गधेड़े मुफ्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे भारत के मुसलमानों को बुरा लगता है। मुझे सबसे ये क्या सीन है? ये मुझे कुछ मतलब अटपटा सा लगता है। पहले जब हम सुनते थे कि अरे याकूब मेमन आ गए, मैंने ऐसा कर दिया, अरे अजमल कसब आया था, तब हमारी उम्र बहुत छोटी थी, तब हम सोचते थे कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, टेररिस्ट आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब समझ में आता है कि भाई अगर सेकेंड फ्रंट वॉर होता है तो हमारे भारत के लाखों करोड़ों मुसलमान जो हैं वो ऐसे जिहादी और ऐसे आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस तरह से आज हमास के बलात्कारियों और आतंकवादियों के समर्थन में भारत में कई रैलियां निकल गई, कई मिছিল निकल गई, यहाँ तक के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक रैली निकली थी जिसमें ये कहा गया कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे ये भी सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान अफगानियों को भेड़ बकरियों की तरह, कुत्तों की तरह 1 नवंबर का डेडलाइन दे करके निकाल करके बॉर्डर के बाहर फेंक दिया, उसको लूट लिया, तो ये अफगानी क्या ला इलाहा नहीं पढ़ते हैं क्या? ये मुसलमान नहीं है क्या? ये कुरान नहीं पढ़ते हैं क्या? तो फिर ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा का तो सच सामने आ गया, और बहुत घिनौना सच सामने आया है। आज तो भारत के मुसलमान रैली नहीं निकाल रहे हैं पाकिस्तान की विरोधिता में, आज तो भारत के मुसलमान अफगानियों के समर्थन में रैली नहीं निकाल रहे हैं कि क्यों उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया है। भारत से एनआरसी के द्वारा जब रेफ्यूजीज को निकाला जाता है, रोहिंग्यास को निकालने की बात कही जाती है, तब तो एक दिन में 15,000 से ऊपर भारत में रैलियां निकलती हैं, प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज तोड़े जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लिया जाता है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखाते हैं कि हम क्या है। तो आज जब असदुद्दीन नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था ना, मैं तो जोड़ा अवैसी बोल देती हूँ, मैं तो जोड़ा अवैसी बोलती हूँ, आंखें मीच करके दोनों भाई बात करता है। तो आज जोड़ा अवैसी कहाँ है? आज अफगानी मुसलमानों के पक्ष में, समर्थन में कोई क्यों नहीं आया है? मुझे इतना मतलब बुरा लगा है कि इजराइल के एक छोटे से बच्चे, 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में हमासी बलात्कारियों ने पकाया था, और एक तरफ सामने में बच्चा माइक्रोवेव में जल रहा था, भुन रहा था, और उसके सामने, उस माइक्रोवेव के सामने उसकी माँ के साथ बलात्कार कर रहा था अल्लाहू अकबर के नारे पर। अच्छा, इसमें भी आप देखिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये यानी इनके अंदर इतना डोगलापन दिखाई देगा आपको, इतना डोगलापन दिखाई देगा। इजिप्ट और वो लेबनान और बाकी जितने कंट्रीज है, यूएई ले लीजिए आप, और सऊदी ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, कतर ले लीजिए, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि गाजा में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, औरतों पर, बच्चों पर, मर्दों को मारा जा रहा है,
तो ये जब वहां से भाग के निकल रहे थे तो इन्होंने इन सारे मुसलमानों को जिनके साथ इनका ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, किसी ने भी, कोई भी कंट्री ने उनको सहारा नहीं दिया, बल्कि अपने बॉर्डर्स उन्होंने बंद कर दिए। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रिश्ता कहाँ चला गया? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। अभी मैं तो कह रही हूँ कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि भाई एक मजहब की किताब है जिसमें ये बताया गया है कि भाई यहूदियों को मारना, बुत परस्तों को मारना वाजिब है, जस्टिफाई कर दिया गया है उस मजहब की किताब से कि आप यहूदी को मारो, आप इसको उसको मारो, जो भी इस्लाम नहीं मानता है आप उसको मारो, ये जस्टिफाई कर दिया गया है। साथ साथ जो है सूरह अनफल में ये भी बता दिया गया है कि भाई आप जो इस्लाम कबूल नहीं करता है उसके घर को लूटो, उसके घर की औरतों को लूटो। ये भी मैं समझती हूँ कि चलो मजहब की किताब में जस्टिफाई कर दिया गया है, लेकिन अफगानी भी तो वही कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो उनके समर्थन में क्यों नहीं भारत में लोग खड़े हुए? उनके समर्थन में लुंगी उठा करके नाराबाजी क्यों नहीं किया? ये तो सवाल है ना। तो ये बदनुमा शक्ल जो आप लोग दिखा रहे हो, ये जो गिरगिट को भी शर्मा दे रहे हो, गिरगिट भी बेचारा सोचता होगा कि भाई मैंने क्या गुनाह किया है, तुम ही लोग गिरगिट बन गए हो। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। एक तरफ देखो तो हिजाब, यहाँ पर मुस्कान जो है वो लश्कर तैयबा की एक प्यादा, वो यहाँ पर हिजाब पहनने के लिए परेशान थी और उसके समर्थन में जितने भी भारत के मुसलमान हैं वो खड़े हो गए हिजाब पहनाने के लिए। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई मैं 4 मुस्लिम देशों के बारे में बता रही हूँ, उनकी जो महिला प्रधानमंत्री हैं उनको उनका हिजाब आप मुझे दिखा दो। चाहे शेख हसीना पूछ लो, चाहे बेगम खालिदा जिया पूछ लो, चाहे बेनजीर भुट्टो पूछ लो, चाहे इंडोनेशिया की मेघावती पूछ लो, या प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान से जो शाह हुसैन जॉर्डन के जो फैमिली वाली जो लड़कियां आती हैं उनके बारे में पूछ लो, तो ये लोग तो हिजाब में नहीं रहती हैं। आप क्या प्रॉफिट मोहम्मद से ज्यादा बड़े मुसलमान? तो ये लोग तो नकाब में नहीं दिखती हैं। हमने कहा हम क्या देखते हैं शेख हसीना जी को नकाब में? हमने क्या कभी भी बेनजीर भुट्टो को, जब वो लश्कर तैयबा को प्रोवोक करती थी कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए, उनकी बहू बेटियों को बलात्कार करवाने के लिए लश्कर तैयबा को प्रोवोक करती थी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से, और कश्मीर के मुसलमान वही करते थे जो बेनजीर भुट्टो बोलती थी। तो तब भी तो हमने उनको नारेबाजी में उस वक्त हिजाब में नहीं देखा था। तो ये कौन सा चूरन बांट रहे हैं ये भारत में? और कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो ये जो चाहे वो बोल सकते हैं, और हम कुछ बोलेंगे तो हमारे पर केस हो जाएगा, हमें टारगेट कर दिया जाएगा, ये जो चाहे वो बोल दे? ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? द थर्ड थिंग इज साहिल कि ये मौलाना मोहम्मद मदनी जी कहते हैं एक बड़े चैनल पर बैठ करके कि भाई भारत जो है वो संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के मुसलमान इस्लाम से चलेंगे। तो लो भैया, नासिर खान बलात्कारी है, उसको नापुंसक करो, उसका औजार काटो, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है। कोई राशिद और मुल्ला और अली जो है अगर चोरी करे उसका हाथ काटो ना। फिर लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों कन्वर्ट हो जाते हो मेंढक की तरह खुदक करके? ऐसा क्या है कि जब पुरुष को बड़ी बड़ी अश्लीलता करते हैं, जब वो क्राइम करते हैं, जब वो अश्लीलता की हदों को पार करते हैं, तो आप खुदक करके तुरंत चले जाते हैं मेंढक की तरह लॉ एंड ऑर्डर पर। और जैसे ही मुसलमान लड़कियों के बारे में बात आती है तब आप कहते हैं नहीं, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। क्या? क्यों? इस्लाम क्या औरतों पर नाजिल हुआ था? ऐसा कुछ है क्या? मतलब इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी और ठेका औरतों ने लेकर के रखा है, मर्दों ने नहीं लेकर रखा है। और कितने बेशरम है यही नासिर खान बलात्कारी। 10 साल दोनों भाई, एक भाई तो अभी भी जेल के अंदर है, कादिर खान, और नासिर खान 10 साल इसने जेल में खटाया। ये 10 साल बलात्कार के केस में जेल में खटाया। बाहर आने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करके इसने वेस्टर्न जैसे बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में अपना निकाह किया, शादी किया, और सारे मुसलमान पश्चिम बंगाल के कोलकाता सिटी के लगभग 10-12% मुसलमान उस बलात्कारी का शादी का बिरयानी खाने के लिए चले गए बेशरम की तरह। फोकट में मिल रही होगी ना नाजिया जी? मतलब फोकट में बिरयानी मिल जाए एक प्लेट तो हम बलात्कारी का भी खा लेंगे बिरयानी। वाह रे वाह, इस्लाम के एक बिरयानी में बिक गया इस्लाम। और दूसरी चीज जो आपने एक चीज कही उस पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस्लाम
आया ही इसलिए है, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि औरतों का इस्तेमाल किस तरीके से ज्यादा किया जाए। आपने अभी कहा ना कि क्या औरतों पे उतरा है, औरतों के लिए उतरा है, नहीं, औरतों के लिए नहीं उतरा है, इसलिए उतरा है कि औरतों का मैक्सिमम फायदा उठाया जाए इसके जरिए से। तो ये वजह है कि आप देखेंगे कि इस तरीके की बातें जो है वो करते हैं और महिलाओं की इज्जत को पामाल करते हैं, उसके स्टेटस को नीचा करते हैं। तो ये तो इस्लाम का हिस्सा रहा है हमेशा से, पहले से।